मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर। वेक्टर जो हमने हिंदी मीडियम के लिए हम पढ़ा रहे थे, इस वेक्टर का नाम क्या है? सदिश। तो सदिश जो हम हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहे थे वो चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने दो सदिशों के योग को हमने समझ लिया था, उसके फॉर्मूले हमने देख लिए थे। हमने फॉर्मूला देखा था √a² + b² + 2ab cos थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू होता है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो ये फॉर्मूले हमने देख लिए थे। अब इस फॉर्मूलों पे हम सवाल देख रहे थे, है ना। हमने एक सवाल इसके ऊपर देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम आगे और सवाल देखते हैं इसी फॉर्मूले पे, है ना। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं वीडियो को चेक कर लूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है। एक सेकंड में जरा पानी की बोतल लिया हूँ। चलो हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा।
यदि दो सदिश है, पहला हमारा कोण है 0 डिग्री, तो हमने एक सदिश ऐसे बनाया, ये हमारा हुआ 3 न्यूटन, है ना, और दूसरा सदिश हमारा इस तरीके से, ये हमारा है 4 न्यूटन। ऐसे करके दो बल हमारे वस्तु पर कार्यरत है। अब इन बलों का परिणामी सदिश, परिणामी बल निकालना है, परिणामी बल निकालना है ना, परिणामी बल, सदिश के बल लिखो, परिणामी बल, परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, हमने लिखा R बराबर रूट में फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। देखा हमने रूट में a की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, बीच में कोण कितना 0 डिग्री cos 0, इसे लिखेंगे रूट में कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 16 और 4 12 प्लस 24, है ना, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमने लिखा रूट में कितना 9 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 24, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 प्लस 24 कितना होगा रूट में 49, और रूट में 49 किसके बराबर होगा 7 यूनिट होगी न्यूटन। तो 7 न्यूटन हमारे परिणामी सदिश का परिमाण होगा, है ना, परिणामी सदिश का परिमाण। अब हमने लिखा यहाँ पे tan अल्फा होगा हमारा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, है ना। इनके मध्य का कोण कितना है 0 डिग्री है, तो हमने b की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू साइन हमारा 0, साइन 0, मध्य का कोण कितना है 0 डिग्री है, तो हमको कितना दिया हुआ है 0 डिग्री दिया है, डिवाइडेड बाय हमारा 3 प्लस 4 cos 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, tan अल्फा बराबर 0 हो गया, tan अल्फा बराबर 0 हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री के बराबर हो गया। आपको कोई दिक्कत, इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, बी देखिए, बी वाला हमने बोला कि थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है, थीटा का मान 180 डिग्री है। इसका अर्थ क्या है, अगर हमारा 3 न्यूटन इस प्रकार से वस्तु पे कार्यरत है, तो हमारा दूसरा बल इस प्रकार से कार्यरत होगा, 4 न्यूटन इस प्रकार से कार्यरत होगा। इनके जो मध्य का कोण है वो कितना है 180 डिग्री है, इनके मध्य का कोण 180 डिग्री है। समझ में आ रहा है। अब इसमें परिणामी सदिश का परिमाण निकालते हैं, तो r बराबर होगा अंडर रूट कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू रखी कितना हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos कितना 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, है ना, ये हमको लगाना है। तो हमने 3 का स्क्वायर कितना लिखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16 प्लस हमारा हो जाएगा 24 और cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना। ये हो जाएगा हमारा रूट में कितना 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 कितना होगा 1, हमारा होगा 1 न्यूटन, हमारा होगा आर का मान, है ना। अब हमको जरा इसमें tan अल्फा की वैल्यू निकालें। tan अल्फा हमारा बराबर होगा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर होगा, है ना। b की वैल्यू कितनी है हमारी 3, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4, है ना। तो यहाँ पे लिखा 3, है ना, साइन कितना
हमारा बीच में एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। 180 डिवाइडेड बाय हमने लिखा बी का बी साइन 180, 180 और ये हमारा, ठीक है, 0 और 180, 180 हमारा होगा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 साइन 180 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 180 0, है ना। tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा हो जाएगा 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 होगी, है ना, tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू होगी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा जो बड़ा फोर्स होगा उसे छोटे फोर्स को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन के अलग होगा। तो आर की डायरेक्शन ये होगी, ये हमारी होगी आर की डायरेक्शन, हमारा आर वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखो बेटा, अगला सी हमारा है थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के लिए निकालना है। ये हमने एक बनाया, ये कितना हमारा, जैसे कि ये हमने लिखा 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, और हमने 120 डिग्री मतलब ऐसे करके ये होगा हमारा 3 न्यूटन। इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से लग रहा है, कार्यरत है, ठीक है। आर की वैल्यू आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। ये हमारा रूट में हो जाएगा। अब हमने इसे रूट में वैल्यू रखी, कितना होगा, ये हमारा कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, और कॉस हमारा कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 24, और 120 की वैल्यू कितनी होगी -1.2 होगी। और ये कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा ये 25 माइनस कितना 12, है ना, और ये कितना होगा रूट का 13 न्यूटन हमारा आर का मैग्नीट्यूड होगा। आर का मैग्नीट्यूड होगा रूट का 13, है ना, रूट का 13 हमारा आर का मैग्नीट्यूड है। और इसी तरीके से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। tan अल्फा ये हमारा क्या है, ये हमारा b हो गया, ये हमारा b और ये हमारा a, ठीक है। तो हमें लगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू कितनी, b हमारा 4 है, इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, ये लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 हो जाएगा हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय हमारा 3 प्लस 4 कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/2। ये सारी वैल्यू मैंने लिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 4 2√3, है ना, नीचे लिखा 3 - 2, 3 - 2 कितना होगा 1 होगा, है ना। अच्छा, ये 4 और ये हमारा 2 हमारा हो गया, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, ये 2√3 हो जाएगा, है ना। और हाँ, ये सही है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो tan अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2√3 हो जाएगा हमारा, है ना।
हमारा tan अल्फा हो रहा है 2√3, है ना। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2√3, है ना। अब ये अल्फा की, अब ये वैल्यू तो हमको कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, तो हम इसको आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2√3। क्योंकि ये जो सवाल बनाया है वो मैंने अपने मन से बनाया है, इसलिए इसमें जो आना, जो आंसर आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है 2√3। और जो आपके पेपर में सवाल होगा वो इस तरीके से वैल्यू दी जाती है कि वहाँ वैल्यू पुट करने से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है। अब इधर देखिएगा, इस लाइन के समांतर में एक रेखा हमने ऐसे खींची, इस लाइन के समांतर में एक रेखा हमने ऐसे खींची, इस प्रकार से खींच गई। अब यहाँ पे ऐसे करके हमारी ये रेखा हो गई, ये हमारे आर हो गया, ये एंगल क्या होगा हमारा अल्फा। इस तरीके से हमारा परिणामी सदिश हो जाएगा, और ये अल्फा क्या होगा, इसकी दिशा होगी, अल्फा हमारी दिशा होगी। ठीक है ना। अब आखिरी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री, देखते हैं इसमें, देखिएगा डी हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हमारा डायग्राम कैसा बनेगा। यहाँ पे लिखा हमने 4 न्यूटन, और यहाँ पे लिखा हमने ऐसे करके 3 न्यूटन। इनके मध्य का कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री हो गया इनके मध्य का कोण। अब हमको आर का वैल्यू निकालना है। आर बराबर लिखा हमने रूट में कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, है ना। इस तरीके से हमने लिखा, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो हमने लिखा अंडर रूट कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू कॉस इतना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है। हमारा 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 और इंटू 1/2, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 25, 25 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 7, 37, 37 हमारा न्यूटन। इतना हमारा आंसर होगा। रैंडम वैल्यू दी थी इसलिए इस तरीके का आंसर आ रहा है। ठीक है। अब हमने लिख दिया tan अल्फा की वैल्यू लिख दी है, tan अल्फा, अल्फा कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा ऐसे खींची, इस रेखा के समांतर एक रेखा हमने ऐसी खींची, ये इससे कट रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा परिणामी सदिश आर वेक्टर, और ये कोण बना रहा है अल्फा। जो अल्फा की वैल्यू ऊपर निकालनी है, tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan अल्फा किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। एक बार मैं वीडियो को देख लूँ बेटा, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, वीडियो हमारी चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, b हमारा बराबर है, ये हमारा क्या है, a है, ये हमारा b है। अब हमने b कितना, b हमारा 4 हो गया, साइन कितना 60, साइन 60, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हमारा a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 4 इंटू कॉस 60, है ना, कॉस 60 लिख दिया हमने। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इंटू कॉस 160 की वैल्यू 1/2। अब हमने इसको लिखा tan अल्फा हमने लिखा बराबर कितना होगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, और ये होगा 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 2√3 डिवाइडेड बाय 5, है ना। और हमारे जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू बराबर हो जाएगी tan इनवर्स 2√3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, हमारी अल्फा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत, क्लियर है ना, क्लियर है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या बनता है हमारा, नोट करके देखिए एक पॉइंट।
सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय माने हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, और मैं लिखूं यहाँ पे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब मैंने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, मगर ये दोनों बराबर होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है ना। अगला देखो, सदिशों का योग है, यहाँ पे सदिशों का योग है ना, सदिशों का योग, सदिशों का योग सदिशों का योग सहचारी नियम का पालन करता है, मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो फिर इसको मैंने बराबर किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, है ना। सहचारी का नियम क्या कहता है, अगर मैं ए प्लस बी को पहले प्लस करूं फिर उसके बाद सी से प्लस करूं, या मैं बी प्लस सी को पहले ऐड करूं और ए के बाद मैंने ऐड करूं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सहचार्य का नियम का पालन करता है। सदिशों का योग सहचार्य नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है ना। एसोसिएशन कर रहे हैं, दो का एसोसिएट कर रहे हैं, है ना। समझ में आया, दो को एक साथ लेके आ रहे हैं, दो को पहले ऐड किया फिर तीसरे से ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करने पे इनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। आर का फॉर्मूला होता है हमारा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यह भी हमने पढ़ा था। अगर हम आर का अधिकतम मान निकालें, आर मैक्स, है ना, आर मैक्स की वैल्यू निकालनी है, आर का अधिकतम मान निकालना है, तो आर का अधिकतम मान कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री। मतलब ए सदिश ऐसे है, ये ए सदिश होगा, दोनों की दिशाएं कैसे हो, समान हो, तो परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम हो जाता है, परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा आर मैक्स बराबर हो जाएगा रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, है ना। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो लिखा हमने रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख लीजिए रूट में ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो हम जब रूट हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी हमारा आर मैक्स की वैल्यू होगी, आर मैक्स। तो हमारा आर मैक्स कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब दोनों के परिमाण को ऐड कर देंगे तो वो हमारी आर मैक्स की वैल्यू होगी, ठीक है ना। आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। ठीक है बेटा, इसके आगे देखो बेटा, अब हमने लिखा आर मिनिमम न्यूनतम, आर का न्यूनतम मान कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हमारी 180 डिग्री के बराबर हो। इसका अर्थ ये है कि अगर ए वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे होना चाहिए, ये हमारा बी वेक्टर होना चाहिए, दोनों के मध्य का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो आर का न्यूनतम मान, आर मिनिमम इक्वल होगा रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
है ना, प्लस 2ab प्लस 2ab cos 180 -1 माइनस, हाँ कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, और जिसे हम लिख सकते हैं किसके बराबर, ये हमारा हो जाएगा रूट में हमने लिखा a, और इसमें ऐसा सिंबल लगाएंगे, ऐसा वाला सिंबल, है ना, ऐसा वाला सिंबल। इसका अर्थ ये होता है जो बड़ी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, छोटी वैल्यू बाद में आएगी, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इस सिंबल का ये मीनिंग होता है ना। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारा रूट के बाहर हो जाएगा ए बी, ये वाला सिंबल पी, क्या होगा आर मिनिमम का मान ये हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये सवाल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल बन गया। यदि दो सदिश का मान क्रमशः 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है, तब परिणामी सदिश के परिमाण का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब हमको दो सदिश दिए है जिनका मान कितना है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है ना। टाइम कितने टाइम का हो गया वीडियो, 28 मिनट का, ठीक है। अधिकतम तथा न्यूनतम मान को ज्ञात करना है, तो आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स बराबर होगा a प्लस बी, आर मैक्स बराबर होगा a प्लस बी। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 न्यूटन अधिकतम होगा। न्यूनतम आर मिनिमम का मान कितना होगा हमारा, हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्योंकि हमारा सिंबल क्या होता है ए, ये वाला सिंबल बी, तो बड़ा कौन है, बी हमारा बड़ा है, तो हमको लिखना पड़ेगा 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो न्यूनतम मान होगा 1, अधिकतम मान होगा 7। तो आर की वैल्यू बिलोंग्स टू कितने बीच में होगा, आर की वैल्यू बड़ा किस रेंज में होगी, आर की वैल्यू रेंज में होगी 1 से लेके 7, है ना। आर की वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 1 या 7 के बीच में, उनके बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो ये हमारे 1 से लेके 7 तक इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है आर की, मगर आर का अधिकतम मान कितना होगा 7, न्यूनतम मान होगा 1, ठीक है ना।
ठीक है। दो असमान सदिशों के योग का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। इसका अर्थ ये है, अगर दो सदिश है जिनका, है ना, जैसे उनका परिमाण हमने a बराबर b, ये a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है, तो इनका जो परिणामी सदिश का परिमाण होगा वो कभी शून्य नहीं हो सकता है। दो असमान सदिशों के योग का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है, जैसे r मिनिमम की बात करें, r मिनिमम हमारा बराबर होता है a वाला सिग्मा b, तो हमको बड़े में से छोटा माइनस करना है, मगर क्योंकि हमारा ये a और b बराबर नहीं है, तो r मिनिमम कितना होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूनतम मान जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब r का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। अगर दो सदिश असमान परिमाण के हैं, असमान परिमाण के होंगे तो उनका, है ना, परिणामी सदिश का परिमाण कभी शून्य नहीं होगा, है ना। दो असमान सदिशों के योग का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? असमान परिमाण के सदिशों के योग का मान शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 समतलीय सदिशों की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, अगर हमको है ना असमान परिमाण के सदिशों का योग करना है, उसका मान शून्य लाना है, तो न्यूनतम कितनी सदिशों की आवश्यकता होती है? 3 समतलीय मतलब जो कि एक ही तल पे हो, है ना। ऐसे 3 सदिशों की आवश्यकता होगी, जब जाके उनके परिणामी सदिश का परिमाण, है ना, कितना होगा? शून्य के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज समझना, अगर एक सदिश हमारा ऐसे है, इस तरीके से एक सदिश है, ये दूसरा सदिश हो गया, ये हमारा तीसरा सदिश हो गया, ये हमारा ए सदिश, ये हमारा बी सदिश, ये हमारा सी सदिश। याद रखना, अगर सदिशों से एक क्लोज फिगर बनता है, एक बंद फिगर बनता है, तो इनका परिणामी सदिश का मान कितना हो जाता है? शून्य के बराबर हो जाता है। इनका r वेक्टर का मान कितना होगा? शून्य सदिश के बराबर होगा, शून्य सदिश के बराबर हो जाएगा, है ना। r वेक्टर का मान शून्य सदिश के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर हो जाएगा जीरो वेक्टर के। तो है ना, असमान परिमाण के अगर सदिश है तो न्यूनतम 3 सदिश चाहिए होंगे, समतलीय सदिश चाहिए होंगे, जब आके उनका परिणामी सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर होगा, है ना। इनका परिमाण कितना हो जाएगा? शून्य सदिश के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू के, है ना। यहाँ पे दो सदिश हैं, एक सदिश हमारे इधर है, ये हमारा ई वेक्टर, और ये हमने बनाया यहाँ पे हो गया बी वेक्टर, है ना। इनके मध्य का कोण हमने बोला थीटा है, इनके मध्य का कोण थीटा है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, और जो किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है ना। अब सुनना, हमारा परिणामी सदिश का परिमाण आर बराबर दिया होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा के बराबर होता है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब हमने लिखा ए हमारा बराबर है स्मॉल ए के, हमने लिखा स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, है ना, इंटू cos थीटा, और ये हमारा बराबर होगा रूट में कितना, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। अब 2a हमारा बाहर आ गया, तो रूट 2a गुणा रूट में कितना 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताना, ये हमारा हो जाएगा। अब सुनो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा माइनस 1, जो किसके बराबर होता है हमारे, जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया हमने, ये क्या हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर हमारा थीटा बाई 2, है ना। अब ये आगे पढ़ने में क्या होगा, रूट 2a इंटू रूट 2, और ये cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2a cos थीटा बाई 2, इक्वल टू हो जाएगा हमारा r के बराबर। तो r का एक स्पेशल केस का फॉर्मूला आ गया, r का एक स्पेशल केस का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अब सुनना बेटा, इस रेखा के समांतर एक रेखा मैंने यहाँ पे खींची, इस रेखा के समांतर एक रेखा मैंने यहाँ पे खींची, यहाँ पे क्या बन जाएगा, परिणामी सदिश r वेक्टर बन जाएगा। r वेक्टर यहाँ पे कोण बना रहा है अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा हमारा बराबर होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, है ना। अब हमने देखा कि a और b हमारा बराबर है, हमने देखा a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, है ना। a कॉमन लेके कट जाएगा, एक लोग कॉमन लेके कट गया तो क्या बनेगा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा होगा। अब हमको पता है जो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा वो बराबर होता है किसके, 2 sin थीटा cos थीटा के, 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये हमने मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा ये tan अल्फा हमारा बराबर हो जाएगा किसके, tan अल्फा बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा sin थीटा बाई 2
अपॉन cos थीटा बाई टू, cos थीटा बाई टू, है ना। ये हमारा होगा tan अल्फा के, tan अल्फा है ना, tan अल्फा हमारा बराबर हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होगा बेटा, tan थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू, है ना। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू थीटा बाई टू होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे अल्फा है ना, ये अल्फा कितना होगा, थीटा बाई टू इधर, है ना, ये होगा हमारा थीटा बाई टू, है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। किस पे होगा, एंगल बाइसेक्टर पे, है ना, एंगल बाइसेक्टर पे। इसको हिंदी में कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कहते हैं, है ना, इसको ये कहते हैं बेटा, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, मगर इसको ये कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर को कहेंगे ये, है ना। तो इसका मतलब ये एंगल मतलब आधा एंगल इधर आधा एंगल ऊपर, है ना, हाफ एंगल इधर हाफ एंगल नीचे। समझ में आया, इस तरीके से हमारा ये आ गया थीटा बाई टू। और ये इसके आगे देखो। अब हमारा एक हमने क्या कहा, हमने बोला जो ए का जो वेक्टर का परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण है वो बड़ा है इससे बी वेक्टर के परिमाण से। ए वेक्टर का परिमाण बड़ा है बी वेक्टर के परिमाण से। इसमें जाके यदि और लिख देते हैं, यदि और लिख दिया, यदि ए वेक्टर का परिमाण बड़ा है बी वेक्टर के परिमाण से। तो हमने बनाते हैं इसको, हमने बनाया ये बी वेक्टर, है ना, और ये बना लिया हमने ए वेक्टर, है ना। अब हमने बोला इनके जो मध्य का कोण है वो मैंने माना थीटा है, मध्य का कोण थीटा है ना। अब हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इस रेखा के समांतर एक रेखा हमने ऐसी खींची, इस रेखा के समांतर एक रेखा मैंने ऐसे खींची, ये ऐसे करके ये दोनों एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे करके आ गया हमारा आर आ गया। अब ये कोण बन रहा है हमारा अल्फा, है ना। या इसको और थोड़ा अलग से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा बनाते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर दिखेगा, है ना। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये बी को तो इतना छोटा सा बना देते हैं और ए को हम इतना बड़ा बना देते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये हमारा बी, ये हमारा ए, है ना। आप समांतर चतुर्भुज बनाया, हमने ये रेखा ऐसे खींची, इस रेखा के समांतर एक रेखा हमने ऐसे खींची, तो ये हमने ऐसे ऐसे हमारा ये सदिश बन गया। ये हमारा होगा परिणामी सदिश आर वेक्टर। ये एंगल अगर मेरा बीटा है, ये मैंने माना अल्फा, तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी किससे, बीटा से। अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी बीटा से। और अल्फा कोण किससे बन रहा है, बी से, बीटा बन रहा है ए से, है ना। अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी बीटा से। यहाँ पे कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। इसके आगे देखो बेटा, अगला नेक्स्ट, अगला देखो बेटा। अगर हम बोला हमने कि ए सदिश का परिमाण बराबर है बी सदिश के परिमाण के, है ना, वो बराबर है 1 के, वो बराबर कितने है, 1 के बराबर है ना। वो हमारा बराबर है 1 के। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 के बराबर है। हमने ए सदिश और बी सदिश की जो मान है वो 1 के बराबर है ना। यदि ये सदिश बराबर तथा इनके मध्य का कोण, इनके मध्य का कोण 120 डिग्री हो, 120 डिग्री है। इनके मध्य का कोण 120 डिग्री है। अब हमने बोला जो हमारा आर का फॉर्मूला होता है, परिमाण बराबर है, तो फॉर्मूला लगेगा 2a cos थीटा बाई 2, ये लगेगा। तो हमारा ये कितना होगा, 2 इंटू ए का मान कितना 1 इंटू कॉस कितना, कॉस होगा 120 डिवाइडेड बाय 2, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 60 कॉस 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जल्दी बताना कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आर की वैल्यू 1 आ रही है आर की वैल्यू 1 आ रही है और हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अल्फा बराबर थीटा बाई 2 अल्फा बराबर थीटा बाई 2 होगा तो कितना होगा 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है इससे हमें ये पता चल रहा है जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हमको पता चल रहा है यदि यदि दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण 120 डिग्री हो तो परिणामी सदिश भी एक एकांक सदिश होगा है ना क्योंकि हमारा परिणामी सदिश का परिमाण कितना आ रहा है एक आ रहा है समझ में आ रहा है तो परिणामी सदिश भी क्या होगा हमारा एकांक सदिश होगा या इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं या यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी सदिश भी एक एकांक सदिश हो तो इनके मध्य का कोण 120 डिग्री होगा है ना तो इनके मध्य का कोण कितना होगा 120 डिग्री अगर दो एकांक सदिश दो एकांक सदिश का परिणामी सदिश भी एकांक सदिश है तो उनके मध्य का कोण भी 120 उनके मध्य का कोण कितना होगा 120 डिग्री होगा है ना तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता